क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स, जिसका पार्ट नंबर 6 हम कर रहे हैं। इससे पहले 5 नंबर पार्ट तक हमने कर लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लेप्रोन समीकरण। क्लेप्रोन समीकरण, जब कोई भी पदार्थ, अगर किसी भी पदार्थ की बात करें और वो क्या हो, दो साम्य अवस्था में हो। कितनी अवस्था में? दो साम्य अवस्था में हो। जैसे हमारे पास कोई भी ठोस पदार्थ हो, वो क्या है, द्रव अवस्था में साम्य अवस्था में है, या ठोस और द्रव साम्य अवस्था में है, या फिर हमारे पास कोई भी द्रव पदार्थ हो और वो गैस के साथ साम्य अवस्था में हो। तो कोई भी दो पदार्थ अगर साम्य अवस्था में होते हैं तो उस समय क्लेप्रोन समीकरण की आवश्यकता पड़ती है। मान लो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक द्रव और एक गैस पदार्थ को काम में ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एक द्रव और गैस पदार्थ को काम में ले रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि हमने क्या लिया है, किसी भी पदार्थ की द्रव और गैस अवस्था को साम्य अवस्था में लिया है। तो द्रव गैस में चेंज हो सकता है, गैस द्रव में चेंज हो सकती है। ये साम्य अवस्था होगी। इस साम्य अवस्था को क्लेप्रोन समीकरण के द्वारा हल कर सकते हैं, या इस समीकरण को करने के लिए क्लेप्रोन समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? क्लेप्रोन समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। हमने क्या किया, एक घर्षण रहित पिस्टन ले लिया। क्या किया? घर्षण रहित पिस्टन ले लिया, और उस घर्षण रहित पिस्टन के अंदर जो द्रव पदार्थ और गैस साम्य अवस्था में, उस द्रव पदार्थ को हमने क्या किया, भर लिया। उस टाइम उस द्रव पदार्थ का जो आयतन है वो क्या है, V1 है। जो द्रव पदार्थ हमने लिया है उसका आयतन क्या है, V1 है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस द्रव पदार्थ को स्थिर टेम्परेचर पर लगातार गर्म करते हैं, और गर्म करके उसको वाष्प अवस्था में चेंज करते हैं। जब वाष्प अवस्था में आता है तो इसका आयतन क्या हो जाता है, V2 हो जाता है। इस तरीके से हमने क्या किया, किसी भी द्रव पदार्थ को वाष्प में बदल लिया। जब किसी भी द्रव पदार्थ को वाष्प में बदलते हैं या किसी भी वाष्प को द्रव में बदलते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर को बढ़ाना या घटाना पड़ता है। तो हम क्या करें, जो आयतन V1 लिया है उसका जो वाष्प दाब है वो P के बराबर है, और इस दौरान जब द्रव का आयतन V1 और वाष्प का आयतन हमने क्या रखा है, V2 रखा है। इस प्रक्रिया के दौरान, या आपने ऐसे कह सकते हैं कि द्रव का वाष्पीकरण हो रहा है, तो द्रव के वाष्पीकरण के दौरान कुछ कार्य होता है, और उस कार्य को हम निम्न इक्वेशन द्वारा शो कर सकते हैं। कार्य को W से शो करेंगे, यहाँ पे P और V2 माइनस V1 हो जाएगा। यानी कि द्रव का जो आयतन है वो V1 है और वाष्प का आयतन क्या है, V2 है। तो हमारे दौरान या वाष्पीकरण के दौरान किया गया कार्य W बराबर PV2 माइनस V1, ये आ गया नंबर 1 इक्वेशन। क्योंकि इसके अंदर क्या है, V1 जो आयतन है वो द्रव का आयतन है। फिर हमने क्या किया, उसको वाष्पीकृत किया, और वाष्पीकृत करने के दौरान जो द्रव का वो वाष्प का जो आयतन है वो V2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्थिर आयतन पर यानी कि V2 माइनस V1 जितना है उतना ही रहेगा। स्थिर आयतन पर इस इक्वेशन को या इक्वेशन 1 को टेम्परेचर के सापेक्ष अवकलित करने पर, तो हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को
आयतन स्थिर रख करके टेम्परेचर के सापेक्ष अवकलित करते हैं, तो अवकलित करेंगे तो डी डब्ल्यू आ जाएगा, अवकलन करते हैं डी लगाते हैं और टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये डी डब्ल्यू बटा में डेल्टा टी हो जाएगा। फिर उसके बाद में V2 माइनस V1 को हमने क्या रखा है, स्थिर रखा है, और P को अवकलित करेंगे टेम्परेचर के सापेक्ष, तो हमें ये 2 नंबर इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। डी डब्ल्यू बटा में डी टी V2 माइनस V1 स्थिर आयतन है और प्रेशर को भी टेम्परेचर के सापेक्ष अवकलित कर लिया। अब ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम की बात करते हैं हम, या प्रथम नियम से, तो प्रथम नियम के दौरान इसको हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा ई क्यू माइनस डब्लू। यहाँ पर ये आंतरिक ऊर्जा को शो करता है, ये ऊष्मा को कितनी ऊष्मा हमने काम में ली है, और डब्लू क्या होता है, कार्य। तो यहाँ पर बाष्पीकरण के दौरान अपने कह सकते हैं बाष्पीकरण के दौरान ग्रहण की गई ऊष्मा, बाष्पीकरण के दौरान ग्रहण की गई ऊष्मा, और उसको माना जाता है L से। तो इसलिए Q की जगह हम क्या कर देंगे, डेल्टा E बराबर क्या जाएगा, L माइनस डब्लू, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ये जो क्लैपेरॉन समीकरण जो होती है उसको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से हल करते हैं। एक बड़ा सा डेरिवेशन होता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बनाने का, जो बीएससी 3rd ईयर के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पर उस इक्वेशन को काम में लेंगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण से, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण से। तो जो हमारी समीकरण होती है वो ये होती है, W प्लस में डेल्टा E बराबर टी डी डब्लू बटा में डी टी। ये जो इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होती है। W कार्य को शो करता है, आंतरिक ऊर्जा ये टेम्परेचर को शो करता है, यहाँ पर कार्य को टेम्परेचर के सापेक्ष अवकलित किया गया है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 4 के अंदर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 से जिसका मान रखा जा रहा है उसका मान रखेंगे। तो यहाँ पर W है, और इक्वेशन या फिर अपने कह सकते हैं इक्वेशन 2 व 3 व 4 से ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर W का W आ गया क्योंकि W का मान नहीं दिया हुआ यहाँ पर, और फिर डेल्टा E का E की जगह ये रखेंगे तो L माइनस डब्लू बराबर T का T आ गया, और ये W दिया हुआ है इसी को इसी में चेंज किया है तो इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगी B2 माइनस B1 dP बटा में dt, ये आ जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पॉजिटिव W पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गया, और हमारे पास में जो इक्वेशन बची वो ये हो गई L बराबर यहाँ पर dV2 माइनस B1 और dP बटा में dt बच गया। अब हम क्या करेंगे, इस dP बटा dt को निकालेंगे, इसके साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो हमेशा नीचे जाता है, तो ये नीचे चला जाएगा और ये L कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो L बराबर हम डेल्टा H भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एंथैल्पी को शो करता है या उस संक्रमण की ऊष्मा को शो करता है जो जिसमें कोई भी द्रव पदार्थ वाष्प में बदल रहा है। तो इसके स्थान पर हम ये रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा डेल्टा H बटा में TV2 माइनस B1, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा H बटा में T डेल्टा V,
क्योंकि डेल्टा बी बराबर क्या होता है, V2 माइनस V1 होता है। दोनों का अंतर, आयतन का जो अंतर होता है, ये जो इक्वेशन है हमारी, और इसको हम इक्वेशन 5 नाम दे सकते हैं। तो इक्वेशन 5 क्लैपेरॉन इक्वेशन है। इक्वेशन 5 क्या है, क्लैपेरॉन समीकरण है। हम क्या बना रहे थे, क्लैपेरॉन समीकरण कर रहे थे। तो इक्वेशन 5 हमारी क्या आ गई, क्लैपेरॉन समीकरण आ गई। आ गई बात समझ में। अब एक बार फिर से देखो, क्लैपेरॉन समीकरण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। जब हमारे पास में कोई भी पदार्थ दो प्रावस्थाओं में या दो अवस्थाओं में साम्यावस्था में होता है, तो हमें इस क्लैपेरॉन समीकरण की आवश्यकता पड़ती है। द्रव गैस में चेंज हो रहा है और गैस द्रव में चेंज हो रहा है, तो ये क्लैपेरॉन समीकरण होती है। इसमें हमने क्या किया, किसी भी द्रव का जो आयतन है वो V1 रखा और वाष्प का आयतन V2 रखा। उसके बाद में हमने कार्य को देखा और इस कार्य को स्थिर आयतन पर टेम्परेचर के सापेक्ष अवकलित किया, तो हमें इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हो गई। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से और वाष्पीकरण के दौरान ग्रहण की गई ऊष्मा जो होती है वो L होती है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से Q जो होती है वो ग्रहण की गई ऊष्मा ही होती है। तो वाष्पीकरण के दौरान ग्रहण की गई ऊष्मा L होती है। तो डेल्टा E L माइनस W से शो कर सकते हैं। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण से, यहाँ पर गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण को ध्यान में रखेंगे तो W प्लस में डेल्टा E T dW बटा डेल्टा T, ये क्या होती है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होती है। इसमें वैल्यू रखेंगे तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। और उसके बाद में इक्वेशन नंबर 5 जो क्या होती है, क्लैपेरॉन समीकरण होती है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में इसी इक्वेशन से संबंधित हम क्या करेंगे, क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण, क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण होती है। क्लैपेरॉन समीकरण को ही काम में लेकर के हम क्या करते हैं, क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण करते हैं। अगर पेपर में आ गया कि क्लैपेरॉन समीकरण को बताइए, तब आपको क्लैपेरॉन समीकरण बतानी है। लेकिन पेपर में आ गया कि क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण को बताइए, तब आपको क्लैपेरॉन भी बतानी पड़ेगी और क्लासियस क्लैपेरॉन भी बतानी पड़ेगी। जैसे इस इक्वेशन में इक्वेशन 5 से, ये इक्वेशन 5 है, इसी को लेंगे dP dt बराबर डेल्टा H और T डेल्टा V। यहाँ पर इस इक्वेशन को हम वापिस ऐसे चेंज करके लिख सकते हैं, डेल्टा H T V2 माइनस V1, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो द्रव पदार्थ होता है उसका आयतन हमने क्या रखा है, V1 रखा है, और जो गैस है उसका जो आयतन है या वाष्प है उसका आयतन हमने क्या रखा है, V2 रखा है। हमने क्या किया, द्रव पदार्थ को गर्म किया और गर्म करने के दौरान वो द्रव पदार्थ किस में चेंज हो गया, वाष्प में। तो द्रव पदार्थ का आयतन क्या हो गया, नगण्य हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर V1 को क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो नगण्य मानेंगे तो V1 को यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो dP बटा में dt बराबर डेल्टा H बटा में T V2 आ जाएगा। अब देखिए V2 तो हमने क्या किया था, वाष्प का आयतन रखा था। वाष्प का आयतन एक ही आयतन है हमारे पास में, चाहे हम उसको V2 रखें चाहे V रखें। तो हमारा मतलब ये है कि इसको डेल्टा H बटा में T V भी लिख सकते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या आ गई, dP बटा में dt बराबर डेल्टा H बटा में TV। ये क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 6 आ गई। अब हम क्या करेंगे, आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण के अनुसार, आदर्श गैस समीकरण के अनुसार
अब देखिए आदर्श गैस समीकरण के अनुसार करेंगे तो ये आएगा PV बराबर क्या होता है RT होता है या nRT होता है। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो PV बराबर RT हो जाएगा। V का मान निकालना है तो RT अपॉन में क्या आ जाएगा P आ जाएगा। उस V का मान इक्वेशन 6 में रखेंगे। इस V के मान को इक्वेशन 6 में रखने पर इस V के मान को इक्वेशन 6 में रखेंगे तो dP बटा में dt बराबर डेल्टा H बटा में T और V की जगह क्या रख देंगे RT और ऊपर क्या चला जाएगा P चला जाएगा तो dP बटा में dt बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा H अपॉन में RT की स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा P आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 7 प्राप्त हो गई हमें, ये इक्वेशन नंबर 7 प्राप्त हो गई। अब देखिए आपको क्लैपेरॉन समीकरण इधर समझ में आ गई। इसको यहाँ से साफ कर देते हैं, ऊपर से हल करेंगे, नीचे दिखाई नहीं देगा। अब देखिए मान लो यहाँ पर हमने क्या किया, एक इक्वेशन मान लेते हैं, एक इक्वेशन मान लेते हैं। माना कि निम्न इक्वेशन से तो यहाँ पे 1 बटा में P और यहाँ क्या है dP बटा में dt बराबर d ln P बटा में डेल्टा T, ये इक्वेशन है। और इस इक्वेशन के अंदर इस dP बटा dt का मान रखेंगे। तो हमने क्या किया, मान रखने पर हमने मान रखा 1/P और ये मान रख देंगे dP बटा dt की जगह। उसके बाद में क्या आ जाएगा डेल्टा H अपॉन RT स्क्वायर और P बराबर d ln P बटा में डेल्टा T। P से P कैंसिल हो गया तो हमारे पास में जो इक्वेशन आ गई वो d ln P बटा में डेल्टा T बराबर डेल्टा H अपॉन RT की स्क्वायर, ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो गई। और इस इक्वेशन को 8 नंबर नाम देंगे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 8 का समाकलन करने पर इक्वेशन 8 का समाकलन करेंगे तो ये डेल्टा T यहाँ चला जाएगा तो यहाँ d ln P बराबर डेल्टा H अपॉन में R ये रख लिया, ये डेल्टा T ऊपर जाएगा तो डेल्टा T बटा में T स्क्वायर। इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ समाकलन का निशान लग जाएगा। यहाँ डेल्टा H अपॉन R क्या है कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या जाएगा ln P आ जाएगा बराबर डेल्टा H अपॉन में R ये आ जाएगा। और डेल्टा T अपॉन T स्क्वायर का समाकलन करते हैं तो -1 बटा में T आता है तो माइनस यहाँ पे -1 बटा में T आ जाएगा। इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस डेल्टा H अपॉन में क्या आ जाएगा RT आ जाएगा। ये इक्वेशन प्राप्त हो गई। और ये जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन होती है। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन होती है। ये जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण है। क्या है, क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण है। इस क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण को यहाँ पर T टेम्परेचर पर लागू किया गया है। क्या किया गया है, इस क्लासियस समीकरण को T टेम्परेचर पर लागू किया गया है। अगर इस क्लासियस समीकरण को T1 और T2 टेम्परेचर पर लागू करेंगे तो यहाँ पर ये P1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 9 से इसको हल करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 9 से हल करेंगे। अब देखिए इक्वेशन 9 को लेकर के T1 और T2 टेम्परेचर पर हम क्या करेंगे, इस क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को लागू करेंगे। तो इस क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन एक बार देखो, यहाँ पर हमने क्या किया था, इसका समाकलन किया था तो प्लस में C और लगता है जो क्या होता है समाकलन स्थिरांक होता है। ये ध्यान नहीं रहा था पहले।
अब देखिए, जब हम क्या करते हैं, किसी भी समीकरण का समाकलन करते हैं तो उस समाकलन करने के दौरान क्या होता है, डेल्टा टी टी स्क्वायर का अगर समाकलन करेंगे तो -1/t और प्लस में क्या आता है c, जो क्या करता है एक समाकलन स्थिरांक होता है, जो किसको शो करता है, समाकलन स्थिरांक को। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को T1 और T2 टेम्परेचर पर लागू करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ln P1 बराबर यहाँ पे माइनस डेल्टा एच अपॉन में क्या हो गया, RT1 हो गया और प्लस में क्या हो गया, C हो गया। और ये ln P2 बराबर हल करेंगे तो माइनस डेल्टा एच अपॉन RT2 हो जाएगा और प्लस में क्या है, C है। ये इक्वेशन नंबर 10 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 11 हो गई। इस क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को हमने क्या किया, T1 और T2 टेम्परेचर पर लागू कर लिया। अब लागू करने के पश्चात इक्वेशन 11 में से इक्वेशन 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे ln P2 माइनस ln P1 हो जाएगा बराबर माइनस डेल्टा एच अपॉन में क्या हो जाएगा, RT2 और प्लस में C और माइनस, अब इक्वेशन 10 को लिखेंगे तो माइनस डेल्टा एच अपॉन RT1 और प्लस में क्या हो गया, C हो गया। हमने क्या किया, 11 नंबर इक्वेशन में से 10 नंबर इक्वेशन को माइनस किया तो हम इसको ऊपर नीचे लिख सकते हैं, P2 माइनस P1 को P2 बटा P1 रख सकते हैं, माइनस डेल्टा एच अपॉन RT स्क्वायर RT2 और प्लस में C, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन RT1 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे C से कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है तो ln P2 बटा में P1 बराबर यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, डेल्टा एच अपॉन RT2 और प्लस में डेल्टा एच अपॉन में RT1। अब हम क्या करेंगे, जो T1 है उसको आगे ले आएंगे तो डेल्टा एच अपॉन में RT1 माइनस डेल्टा एच अपॉन RT2 ये ले लिया। उसके बाद में यहाँ पर ln P2 बटा में P1 और डेल्टा एच अपॉन R और डेल्टा एच अपॉन R क्या आ जाएगा, कॉमन, और उसके बाद में 1 बटा में T1 माइनस 1 बटा में T2 बच गया यहाँ पर। अब देखिए ln P2 बटा में P1 बराबर डेल्टा एच अपॉन R और यहाँ पर क्या करेंगे, T1 और T2 ले लेंगे लघुत्तम और यहाँ जाएगा T2 माइनस T1। अब क्या करेंगे, ln को log में चेंज करते हैं तो log इंटू में 2.303 के बराबर होता है तो ये क्या हो जाएगा, log P2 बटा में P1 बराबर डेल्टा एच अपॉन में 2.303 R और T2 माइनस T1 बटा में T1 T2। ये जो इक्वेशन है वो क्या होती है, T1 और T2 टेम्परेचर पर क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है। क्या है, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है। ये T1 और T2 टेम्परेचर पर क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है। देखिए क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन करने के लिए हमने क्लैपेरॉन इक्वेशन को काम में लिया, द्रव का आयतन नगण्य मान लिया तो V1 क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा तो हमें इक्वेशन नंबर 6 प्राप्त हो जाएगी। जहां पर आदर्श गैस समीकरण को लागू करेंगे तो V का मान आ जाएगा और इस V के मान को यहाँ रखेंगे तो V का मान रखने पर इक्वेशन ये प्राप्त होगी। हमने एक इक्वेशन मान ली और इस इक्वेशन में dP बटा dt का मान यहाँ से रख दिया, P से P कैंसिल हो गया और डेल्टा एच अपॉन RT स्क्वायर और d ln P बटा में डेल्टा T ये प्राप्त हो गया। ये डेल्टा T यहाँ चला जाए क्रॉस मल्टीप्लाई में तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। इस इक्वेशन का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे तो डेल्टा T बटा में T स्क्वायर का जब समाकलन करते हैं तो -1 बटा T आता है समाकलन। और समाकलन जब किसी राशि का किया जाता है तो उसके साथ में एक समाकलन कोष्टेंट लगता है या समाकलन स्थिरांक लगता है। हमने C लगा दिया।
पहले ध्यान नहीं रहा था, देखो माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी प्लस सी, ये आएगा। क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण T1 टेम्परेचर पर P1 और T2 टेम्परेचर पर P2 पर लागू करेंगे तो हमें 10 और 11 नंबर इक्वेशन प्राप्त हो गई। उसके बाद 11 में से 10 नंबर इक्वेशन को माइनस करेंगे तो C से C कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे T1 टेम्परेचर वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी और ये माइनस होगी। तो T2 माइनस वाली है, इसको पीछे ले आएंगे, प्लस वाली को आगे ले आएंगे, डेल्टा एच अपॉन आर कॉमन आ जाएगा, 1/T1 माइनस 1/T2 आ जाएगा। और इस तरीके से T1 T2 टेम्परेचर पर हमें क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन ज्ञात हो गई। कौन सी इक्वेशन ज्ञात होगी? क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन ज्ञात हो गई। अब उसके बाद में हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण के अनुप्रयोग। क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण के अनुप्रयोग, समीकरण के अनुप्रयोग। क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग है, इसके दौरान क्या करते हैं, अपने जो बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है, जो बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा और उसको किससे शो किया जाता है? डेल्टा एच से शो किया जाता है। और वेपराइजेशन है तो डेल्टा एच बी से शो करते हैं। तो हमारे पास में ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हमें P1 P2 का मान ज्ञात होता है, R कांस्टेंट है और T1 और T2 का मान ज्ञात है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस डेल्टा एच की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला अनुप्रयोग बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का परिकलन किया जा सकता है। दूसरा आता है हिमांक व क्वथनांक, हिमांक व क्वथनांक का परिकलन, हिमांक व क्वथनांक का परिकलन। अब जो हमारी क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, इसके द्वारा हम हिमांक और क्वथनांक का परिकलन कर सकते हैं। हिमांक क्या होता है? कोई भी द्रव पदार्थ होता है और उसको हमें क्या करना है, ठोस में चेंज करना है। ये जो द्रव पदार्थ ठोस के जिस टेम्परेचर के बिंदु पर जमना शुरू होता है वो उसका हिमांक बिंदु होता है। क्वथनांक, जैसे हमारे पास कोई भी द्रव पदार्थ है और उसको हमें वाष्प में चेंज करना है, तो ये द्रव पदार्थ वाष्प के जिस बिंदु पर ये वाष्प अवस्था में चेंज हो जाता है वो उसका क्वथनांक बिंदु होता है। तो हिमांक और क्वथनांक का भी परिकलन कर सकते हैं। किसी अन्य ताप पर वाष्प दाब का परिकलन, वाष्प दाब का परिकलन। अब देखिए हमारे पास में कोई भी टेम्परेचर हो, XYZ कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, T1 T2 की वैल्यू कोई भी लेकर के हम क्या कर सकते हैं, वाष्प दाब का परिकलन कर सकते हैं। हमारे पास में जो बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है उसका मान है, R कांस्टेंट की वैल्यू होती है T1 T2 की वैल्यू है, तो यहाँ पर हम P1 और P2 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। या हमारे पास में किसी एक P1 की वैल्यू दे रखी है तो P2 की ज्ञात कर सकते हैं और P2 की है तो P1 की ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में आता है मोलन उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक का परिकलन। इस इक्वेशन के द्वारा मोलन उन्नयन स्थिरांक का परिकलन भी किया जा सकता है। इस इक्वेशन के द्वारा मोलन उन्नयन स्थिरांक का परिकलन किया जा सकता है। मोलन उन्नयन स्थिरांक का परिकलन कैसे करेंगे ये हमारे सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आएगा और इसको पूरा डिटेल में डेरिवेशन वगैरह होता है वो सब बताऊंगी मैं। और इसके बाद में हम सॉल्यूशन वाला चैप्टर ही शुरू करेंगे। और ये जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है इसकी एक चैप्टर की एक ही यूनिट है, इसलिए जो दोनों क्वेश्चन है वो इसी एक में से आएंगे। तो इसके बाद सॉल्यूशन वाला चैप्टर करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको मोलन उन्नयन स्थिरांक का परिकलन कैसे किया जाता है, मोलन उन्नयन स्थिरांक क्या होता है वो सब बताऊंगी। तो आज हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। एक बार फिर देख लीजिए, क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण के अनुप्रयोग, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ज्ञात कर सकते हैं। इस इक्वेशन में हमें T1 T2 या P1 P2 की वैल्यू दी होती है तो ज्ञात कर सकते हैं। हिमांक क्या होता है, द्रव का ठोस में बदलना।
क्वथनांक द्रव का वाष्प में बदलना, किसी अन्य ताप पर वाष्प दाब का परिकलन करना, अमोनियन स्थिरांक का परिकलन करना। ये चैप्टर हमारा आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो मैंने आपको यही चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। धन्यवाद।